Hello students, today we will discuss टॉपिक ऑर्गेनिक मैन्योर्स। आज हम लोग जो है जैविक खाद एक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर। कैसा फर्टिलाइजर? नेचुरल फर्टिलाइजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट animal residues which improve soil fertility, soil structure and biological activity of soil। समझे कि नहीं? ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर है, ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से। एनिमल रेजिड्यूज विच improve soil fertility, soil structure, biological activity of soil। जैविक खाद वे प्राकृतिक उर्वरक हैं जो पौधों एवं पशुओं के अवशेषों से प्राप्त होते हैं और भूमि की उर्वरता, संरचना तथा जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्लियर बात? क्या है? प्राकृतिक उर्वरक हैं, पौधों और पशुओं के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, सह उत्पाद हैं कह सकते हो आप, और मिट्टी की उर्वरता, संरचना तथा जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को। Organic manure from the backbone of sustainable and eco-friendly agriculture। जैविक खाद टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि की आधारशिला है। अगर हम पर्यावरण अनुकूलन की बात करें, पर्यावरण अनुकूल कैसे रह सकता है, टिकाऊ कृषि कैसे हो सकती है, तो हमें कहना होगा कि हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का ही प्रयोग करना होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर ही उसके लिए रीढ़ की हड्डी हो सकती है। क्लियर है बात? ऑर्गेनिक मैन्योर आर स्लो एक्टिंग बट लॉन्ग लास्टिंग। जैविक खाद धीरे असर करती है लेकिन प्रभाव लंबे समय तक रहता है। क्लियर है बात? बहुत धीरे, स्लो एक्टिंग करती है पर लॉन्ग लास्टिंग। ऑर्गेनिक मैन्योर आर मैन्योर्स derived from organic sources which supply nutrients in small quantities and improve physical, chemical, biological properties of soil। क्लियर बात? जैसे कि जैविक खाद वे खाद हैं जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। समझे कि नहीं? ऑर्गेनिक सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, कम मात्रा में पोषक तत्व देती हैं तथा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार करते हैं। क्लियर है बात? हम एक बात में, एक लाइन में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं जैविक खाद वह खाद होती है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो पर्यावरण को अनुकूल तथा टिकाऊ कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, आधारशिला है, जो मिट्टी की उर्वरता, संरचना तथा जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाती है। जैविक खाद वे प्राकृतिक खादें हैं जो पौधे तथा पशुओं के अवशेषों या उनके सह उत्पाद से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को। ये हो गए उसके विषय में डिस्कस। अब क्या इम्पोर्टेंस है इससे? जैविक खाद का महत्व क्या है? दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल हेल्थ। जो भी जैसे परीक्षा में आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बताओ, तो ये आपके लिए हेडिंग्स हो जाएंगी। क्या क्या हेडिंग हो जाएंगी? फर्स्ट हेडिंग हो जाए मिट्टी की उर्वरता को सुधारना, इम्प्रूव, संरचना इम्प्रूव, जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाना, पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है ना, मिट्टी की भौतिक तथा रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, फसल उत्पादकता को बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना, ये सब हेडिंग्स हो जाएंगी आपकी। क्लियर है बात? जैविक खाद पर्यावरण अनुकूलन होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर इकोनॉमिक फ्रेंडली। ये आपके इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, हेडिंग बना दोगे आप। क्लियर है बात? हेडिंग के अंतर्गत अपने अनुसार जो भी शब्दकोश से पॉइंट निकले उसको लिख दो। जैसे मिट्टी की उर्वरता है तो इस पे जैसे सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, जैविक खाद का प्रयोग करने से हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है।
अतः हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और इसीलिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हो आप फसल उत्पादकता हेडिंग डाली, फसल उत्पादकता बढ़ जाती है इसके प्रयोग करने से ना। इस प्रकार से आप महत्व लिख दोगे। अगला क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। जैविक खाद का वर्गीकरण 2 टाइप्स का होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, भारी जैविक खाद, डीज कंटेन लो न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन एंड आर अप्लाइड लार्ज क्वांटिटी। इनमें पोषक तत्व कम होते हैं और अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। क्लियर बात, मतलब पोषक तत्व जो 17 होते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं। 17 तो महत्वपूर्ण पौधों के लिए ही है। अगर पूछा जाए कि किसी प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कितनी संख्या में होते हैं, तो हम बताएंगे 17। क्लियर है बात। अब उन्हीं 17 पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग कर रहे हो। समझ लो मेरी बात को। आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हो, आप मैन्योर का प्रयोग करते हो, आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हो। जो भी आप पौधों में इन तत्वों की पूर्ति के लिए जो भी आप मैन्योर, खाद, उर्वरक या जैव उर्वरक प्रयोग कर रहे हो, इन्हीं तत्वों की पूर्ति के लिए कर रहे हो। कितने तत्व होते हैं? 17। इसको हम आपको याद भी करवा चुके हैं क्लास में। हालांकि एक बार और अभी लास्ट में हम इस पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर है बात। 17 होते हैं टोटल पोषक तत्व। अभी हम बात कर रहे थे जैविक खाद का वर्गीकरण। भारी खाद और सघन या हल्की खाद कह सकते हो। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ये मैन्योर के भी प्रकार हैं और आपके ऑर्गेनिक मैन्योर भी उसको उसी को बोलते हैं। क्लियर बात। तो हमने कहा कि इनमें पोषक तत्व कम होते हैं और अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते ही हो, ज़्यादा होती है फार्मर यार्ड मैन्योर, FYM जिसको बोला गया है, या फार्म यार्ड मैन्योर बोला गया है, गोबर की खाद। सेकेंड इज कंपोस्ट, थर्ड इज वर्मी कंपोस्ट, फोर्थ इज हरी खाद। ये कौन सी खाद है, कौन से ऑर्गेनिक मैन्योर हैं? ये आपके हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, भारी जैविक खाद। क्लियर बात, समझ गए मेरी बात को। जैविक पदार्थ से भरपूर मात्रा में होते हैं। क्लियर बात। रोल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड इज है आपका, सेकेंड क्या है? कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, सघन जैविक खाद, मीन्स हल्की जैविक खाद। दिस कंटेन्स हाई न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन एंड आर अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटी। इनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और कम मात्रा में प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑयल कैक्स देख लीजिए, बोन मील देख लीजिए, फिश मील देख लीजिए। हम कहें हड्डी का चूरा, हम कहें मछली की खाद, रक्त की खाद, खली है, ऑयल केक्स मतलब खलियाँ, इन सब का प्रयोग भी खाद के रूप में होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में होता है। इन सब को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। हड्डी का चूरा, रक्त की खाद, खलियाँ, मछली की खाद, ये सब क्या है? कंसंट्रेटेड मैन्योर है। क्लियर। और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली आपकी बल्कि मैन्योर है। समझ गए मेरी बात को। हम एक लाइन में कहें तो बल्कि मैन्योर वह मैन्योर है जो जगह को ज़्यादा घेरता है। क्लियर है बात। मात्रा अधिक होती है, परंतु इसमें जो पोषक तत्व होते हैं जो भी हैं, 17 से प्लस भी हो सकते हैं, 17 तो है ही हैं, उनकी मात्रा जो होती है सूक्ष्म होती है। सभी पोषक तत्व होंगे परंतु उनकी मात्रा सूक्ष्म होगी और ये जगह ज़्यादा घेरेंगे। क्लियर। भारी होंगे। जैसे गोबर की खाद 1 ट्राली, वर्मी कंपोस्ट 1 ट्राली, कंपोस्ट 1 ट्राली, हरी खाद बहुत मात्रा में खेत में लगी हुई है। लेकिन आप जब कंसंट्रेट की बात करते हो तो हम कहेंगे सभी पोषक तत्व होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। क्लियर है बात। बल्कि से अधिक मात्रा में होंगे। ये आपका हो गया, आपका क्या है? कंसंट्रेटेड मैन्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब अगला है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर है बात।
तो जैविक खाद के प्रकार क्या हैं? फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद पहला हमने देखा था बल्कि मैन्योर में। फार्म यार्ड मैन्योर इज डीकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल डंग, यूरिन, ब्रीडिंग मटेरियल एंड लेफ्ट ओवर फोडर। गोबर की खाद पशुओं के गोबर, मूत्र, बिछावन और चारे के अवशोषित का सड़ा हुआ मिश्रण है। क्लियर है बात? हम कह सकते हैं गोबर की खाद क्या है? गोबर की खाद फार्म यार्ड मैन्योर किसे कहते हैं? तो FYM इज decomposed mixture of cattle dung, यूरिन, बेडिंग मटेरियल एंड लेफ्ट ओवर। पशुओं के गोबर, मूत्र, बिछावन जो बिछाते हैं जाड़े के मौसम में। क्लियर है बात? चारा जो अवशेष बच जाता है, आप नान में डालते हो, उसके बर्तन में डालते हो, लेकिन वो बाहर गिर जाता है, उसको उसमें डालते नहीं, वो भी आपके लिए एक प्रकार से मिक्सचर बनता है। चार चीज़ें मिलाकर क्या बनाते हैं? गोबर की खाद बनाते हैं। एवरेज NPK इसमें कितना होता है? नाइट्रोजन 0.5% गोबर की खाद में FYM में होता है। 0.25% आपका फास्फोरस होता है और पोटेशियम 0.5% होता है। कैसे बनता है इस पे चर्चा कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, FYM बनाने की विधि। कलेक्ट कैटल dung and urine soaked litter, heap in a pit, cover with soil, allow decomposition for 3 to 4 months। गोबर व मूत्र से भीगा हुआ बिछावन इकट्ठा करते हैं, गड्ढे में भरते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। 3 से 4 माह बाद आपकी खाद तैयार हो जाती है। ये आपका गड्ढा है। दो प्रकार से गोबर की खाद बनाई जाती है। एक होता है देसी विधि, एक होता है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि भी कई प्रकार की होती हैं। क्लियर है बात? वैज्ञानिक विधि का एक प्रकार हम ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं टेम्परेरी। वैज्ञानिक विधि का मतलब गड्ढा बनाना और गड्ढे में जो है नीचे थोड़ा सा फर्श लगा देना और फिर उसमें गोबर को भरना। क्लियर है बात? बिछावन के साथ, लिट्टर के साथ में और चारे के साथ में भर देना। उसके बाद ऊपर से मिट्टी लेप देना। क्लियर है बात? गड्ढे के भरते ही उसके ऊपर मिट्टी लेप देना और उसके 3 से 4 महीने बाद हम उसकी खुदाई करेंगे तो आपको गोबर की खाद प्राप्त हो जाएगी। और आपके भारत देश में, उत्तर प्रदेश में गोबर की खाद बनाने का बढ़िया तरीका है। ये सड़क है, सड़क के किनारे ही ये जो है ढेर लगे हुए हैं और इन ढेरों में ये ढेर जो है सनेही का है, ये पप्पू का है, ये राम सनेही का है, ये किसी का मतलब जो भी जो है सोनू का है, मोनू का है, टीनू का, जो भी हैं किसी का भी ये ढेर लगे हुए हैं। ये इनका गोबर जैसे ही आपकी गाय या भैंस या बकरी किसी ने पॉटी की, उसको सुबह उठा के इसमें डाल दिया, अपने अपने में डाल दिया। क्लियर है बात? अब बारिश हुई तो इनका इनके में चला गया, इनका न्यूट्रिएंट इनके में, इनका इनका सड़क पे बह रहा है। क्लियर है बात? तो यह है देसी विधि। समझ गए मेरी बात को? समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है बात? अगला है कंपोस्ट खाद। कौन सा खाद? कंपोस्ट। पहला हो गया गोबर की खाद, दूसरा है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड माइक्रोबियल decomposition of organic waste like crop reduce एंड हाउस होल्ड वेस्ट। कंपोस्ट फसल अवशेषों एवं घरेलू जैविक कचरे के सूक्ष्म जीवी अपघटन से तैयार की जाती है। कंपोस्ट दो प्रकार की हालांकि होती है, एक रूरल एक अर्बन। रूरल में आप फसल के अवशेष, पशुओं का चारा भी प्रयोग कर सकते हो और शहरी में जो सब्जियां काटती हैं महिलाएं, उसका जो बचा हुआ भाग, हरा वाला भाग होता है, उसको इकट्ठा करके जैविक कचरा वगैरह प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों जरा अपघटन से करते तैयार कर लिया जाता है। क्लियर है बात? इसमें गोबर का प्रयोग या गोबर का प्रयोग नहीं होता है, हम कह सकते हैं। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है ना। इसमें जो है एवरेज NPK क्या होता है? 0.5% से 1% आपका नाइट्रोजन होता है, 0.5% आपका 0.5% आपका फास्फोरस होता है और 1% आपका पोटेशियम होता है। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को? मेथड ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन।
कंपोस्ट बनाने की विधि क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, लेयरिंग विद सॉइल, एडिशन काउ डंग स्लोरी, मेंटेन मॉइस्चर, टर्निंग इंटरवल्स, कंपोस्ट रेडी इन 3 से 4 मंथ्स। जैविक कचरा इकट्ठा किया जाता है, परतों में रखते हैं उसको। ये गड्ढा बना लिया, इसमें जो है जैविक कचरा रख रहे हैं परतों में आराम से, फिर गोबर का घोल डाल देते हैं। क्लियर बात? गोबर का घोल डाल देते हैं, गोबर का प्रयोग नहीं करेंगे, गोबर के घोल का प्रयोग करेंगे। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद क्या करेंगे, 60 से 70% नमी बनाएंगे, मतलब घोल का मतलब या पानी को छिड़काव करेंगे, नमी बन जाए 60 से 70%। उसके बाद समय समय पर उसको पलटेंगे, 3 से 4 मंथ्स में वो प्रिपेयर तैयार हो जाएगा। क्लियर बात? ये बन गया आपका कंपोस्ट। अगला है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है? वर्मी कंपोस्ट इज ए न्यूट्रिएंट रिच organic manure prepared by decomposition of organic waste using earthworms। वर्मी कंपोस्ट केचुए की सहायता से जैविक कचरे के अपघटन द्वारा तैयार की जाने वाली पोषक समृद्ध जैविक खाद है। किसकी मदद से तैयार की जाती है? केचुओं की मदद से तैयार की जाती है, जैविक कचरे के अपघटन द्वारा। क्लियर है बात? जैविक कचरा मतलब जो भी हमारे यहाँ कचरा होता है, जो भी हम प्रयोग करते हैं, उससे जो कचरा निकलता है वो भी जैविक वाला। जैविक का मतलब पौधे का पार्ट्स, समझे कि नहीं मेरी बात को? पत्तियों का पार्ट्स, ये सब चीज़ों का। तो एवरेज इसमें क्या है एनपीके का? 1 से 1.5% नाइट्रोजन, है ना, 0.5 से 0.9% फास्फोरस एंड 0.8 से 1.2% आपका पोटास पाया जाता है। अर्थवर्म स्पीसीज यूज्ड, प्रयुक्त केचुओं की प्रजातियां कौन सी हैं? ओनली एपिजिक सरफेस डेवलिंग अर्थवर्म आर यूज, केवल सतही एपिजाइक केचुए प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है बात? जो ऊपर रहते हैं, है ना, समझे कि नहीं? एपिजाइक प्रयोग किए जाते हैं, केवल सतही प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे है पहला आइसेनिया फोएटिटा, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा लाल केचुआ भी इसको बोलते हैं, आइसेनिया फोएटिडा। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए लाल केचुआ कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो आइसेनिया फोएटिडा। समझे कि नहीं मेरी बात को? इट इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड अर्थवर्म फॉर वर्मी कंपोस्टिंग ड्यू टू इट्स हाई फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन रेट। यह वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला केचुआ है, इसके खाने व प्रजनन की क्षमता अधिक होती है। के लिए बस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड है यूडिलस यूजिनिए, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में इसका प्रयोग होता है। यूडिलस यूजिनिए अफ्रीकी केचुआ इसको बोलते हैं। इट इज ए लार्ज साइज अर्थवर्म विद हाई कंपोस्टिंग एफिशिएंसी अंडर वार्म कंडीशन। या बड़े आकार का कछुआ है, गर्म जलवायु में अत्यधिक प्रभावी होता है। जैसे अफ्रीका जैसा एरिया है, वहाँ पर गर्म जलवायु है, इसलिए वहाँ के लिए सबसे अच्छा माना गया है। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका है पेरियोनिक्स एक्सकैवेटस। क्लियर है बात? पेरियोनिक्स एक्सकैवेटस कैवेटस इंडियन स्पीसीज है, भारतीय नीला कछुआ भी इसको बोलते हैं। इट इज एन इंडिजिनस अर्थवर्म स्पीसीज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। या भारत में पाए जाने वाला कछुआ देसी कछुआ है और वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होता है। परंतु सबसे पहले ही बता चुके हम, इसेनिया फोर्टिएटा इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कछुआ है। समझिए मेरी बात को? उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका मेथड ऑफ
उसके बाद आपका क्या है, समझ गए यहाँ तक मेरी बात को, क्लियर है ना बात। उसके बाद है मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। सिलेक्ट सैडी प्लेस, प्रिपरेशन पिट और रेस्ड बेड, ऐड partly decomposed organic waste, release earthworms, maintain moisture 60 to 70%, harvest after 45 to 60 days। छायादार स्थान चुनें, गड्ढा या बेड बनाएं, आंशिक सड़ा हुआ कचरा डालें, केचुए छोड़ दें। समझे कि नहीं, इसेनिया फोर्टिडा छोड़ दें आप। 60 से 70% नमी बना के हमेशा रखें और 45 से 60 दिन बाद खाद तैयार हो जाएगी आपकी। ये 4 प्रकार की खाद आपने जो पढ़ी हैं, 3 प्रकार की, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद। क्लियर है बात। अगली चौथी खाद कौन सी है, हरी खाद। ग्रीन मैन्योर, जिसको बोला ग्रीन मैन्योर, रिफर्स टू ग्रीन क्रॉप्स ग्रोन एंड incorporated into the soil at flowering stage to improve soil fertility। हरी खाद उन हरी फसलों को कहते हैं जिन्हें फूल आने की अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है। इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। क्लियर है बात, ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए। टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योर कौन कौन से हैं, इन सिटू ग्रीन मैन्योर, खेत में उगाई जाने वाली हरी खाद। एग्जाम्पल ढैंचा, सनहेम, मतलब ढैंचा और सनई। ऑब्जेक्टिव, ढैंचा इज द बेस्ट फॉर रीच फील्ड। ढैंचा धान के खेत के लिए, राइस के खेत के लिए सर्वोत्तम है। ढैंचा इज द बेस्ट फॉर राइस फील्ड्स। ग्रीन लीफ मैन्योर, अगला क्या है, ग्रीन लीफ मैन्योर, हरी पत्ती खाद। पहला था खेत में उगाई जाने वाली खाद, दूसरा हरी पत्ती खाद। लीव्स कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रीज एंड एडेड द सॉइल, पेड़ की हरी पत्तियों द्वारा पत्तियां लाकर खेत में मिलाया जाता है। मतलब किसी भी खेत से, किसी भी बाग से हरी पत्तियां ले आए हम, अपने खेत में डाल दिया, इसको बोला गया ग्रीन लीफ मैन्योर। मतलब ग्रीन मैन्योर भी 2 टाइप का होता है, इन सिटू ग्रीन मैन्योर एंड दूसरा है ग्रीन लीफ मैन्योर। इन सिटू ग्रीन मैन्योर उसी खेत में उगाया गया, उसी खेत में उलट दिया, पलट दिया। और दूसरा क्या है, दूसरे खेत से, दूसरी जगह से हरी पत्तियां ला के अपने खेत में डाल दिया। क्लियर है बात, समझ गया। जैसे नीम की पत्तियां, ग्रेडिया की पत्तियां। न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन, पोषक तत्व योगदान, एड्स 40 से 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो इतना नाइट्रोजन समझ लिए मिल जाता है, प्रति हेक्टेयर kg नाइट्रोजन प्रदान करती है। मेथड ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ग्रो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, allow growth for 45 to 60 days, प्लो एट फ्लावरिंग स्टेट। हरी खाद फसल बोएं, 45 से 60 दिन तक उगाएं, फूल अवस्था में मिट्टी में पलट दें। क्लियर बात, हरी खाद आपकी मिट्टी में मिल जाएगी और आपको नाइट्रोजन की प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बात। अगला क्या है, रोल ऑर्गेनिक मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन। भूमिका बतानी है, क्या भूमिका है ऑर्गेनिक मैन्योर की। हालांकि एडवांटेज, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें भूमिका के अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन एक लाइन में और, दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। मिट्टी की उर्वरता, सूक्ष्म जीव गतिविधि एंड फसल उपज एवं गुणवत्ता बढ़ाती है आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर बात। उसके बाद क्या है आपका, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, लाभ, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को बड़ा क्या करता है, इको फ्रेंडली, आपका पर्यावरण से मित्रवत रहती है। ऑर्गेनिक मैन्योर, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी, लंबे समय तक मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज, केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करती है ना। क्लियर बात। निष्कर्ष क्या निकलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर सच ऑफ FIM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लॉन्ग टर्म सॉइल। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड हरी खाद टिकाऊ कृषि दीर्घकालिक मिट्टी उर्वरता के लिए अनिवार्य है। क्लियर बात। मतलब कि हम बात करें तो हम पूरी बात इस पर चर्चा की है कि अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद हम किसी भी
फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसके लिए कर रहे हैं हम जैविक खाद का प्रयोग? हमने कहा था हम सब लास्ट में चर्चा करेंगे आपसे। हम जानते हैं कि पोषक तत्वों की संख्या जो पौधों को चाहिए वो 17 चाहिए, 17 चाहिए किसी भी पौधे को। क्लियर है बात? कोई भी पौधा है उसको 17 पोषक तत्व की आवश्यकता है। 17 कौन कौन से हैं? अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन CHO, जो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात? वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार, दो भागों में बांटा गया है वायुमंडल से प्राप्त होने वाले, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर बात? ऑब्जॉर्व ऑफ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट जिसको बोला गया है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट जिसको बोला गया है, वो CHO है। एंड एटमॉस्फेरिक अगला एब्जॉर्ब सॉइल, या मिट्टी के द्वारा या किसानों के द्वारा जो दिए जाते हैं। इसको किसान नहीं देता है, ये अपने आप ही पौधा ले लेता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद मृदा द्वारा जो लिए जाते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है माक्रो, वृहद सूक्ष्म तत्व। क्लियर है बात? वृहद तत्व जिसको बोला। दूसरा बोला जाता है माइक्रो, सूक्ष्म तत्व। वृहद सूक्ष्म तत्व एंड एक सूक्ष्म तत्व, दो प्रकार का। मृदा के द्वारा जिन पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहले तो पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका वायुमंडल से जो न्यूट्रन लिए जाते हैं, दूसरा हो गया मृदा द्वारा जो न्यूट्रन लिए जाते हैं। वायुमंडल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बात खत्म हो गई। क्लियर है बात? दूसरी तरफ जब मृदा से जो लिए जाते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृहद, एक होता है सूक्ष्म। जो वृहद होता है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा पौधों को चाहिए। इसको भी दो भागों में बांटा गया वृहद को। एक होता है प्राइमरी, वृहद मतलब माक्रो होता है। क्या होता है? माक्रो। क्लियर है बात? इधर होता है माइक्रो। माक्रो एंड माइक्रो, सॉइल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व दो भागों में बांटे गए हैं, माक्रो एंड माइक्रो। समझिए मेरी बात को। माक्रो मतलब जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक होती है, मिट्टी में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जो उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में रखा गया है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। सबसे ज़्यादा किसान यही प्रयोग करता है। दूसरा है जो सेकेंडरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, CAMGS। NPK एंड CAMGS ये हैं माक्रो पोषक तत्व। लेकिन माक्रो में दो भाग, NPK आपका प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी है CAMGS हो गया। क्लियर है बात? उसके बाद जो बचा वो माइक्रो बचा। कौन बचा? माइक्रो बचा। माइक्रो, अब देखो, पहली बात 3 हो गए आपके वायुमंडल से लिए गए, फिर 3 हो गए आपके, 3 कौन से हो गए? आपके प्राइमरी हो गए NPK, 3 हो गए आपके CAMGS, 3 3 3, 9 हो गए। अब बचे माइक्रो। माइक्रो अब बचे 8। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, बमो, फेंकू, बहुत ही शॉर्ट में हम लिखेंगे, पहले इसको समझ लो। हमें याद करना है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो कैसे याद करेंगे? लिखो बमो, फेंकू, Fe यहीं लिख देता हूँ। अच्छा, इसको C बना लो। फेंकू, मंजन, निकलो, है ना। बोरान हो गया, ये मॉलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, लोहा जिसको बोला गया, 3 हो गए। क्लियर बात? समझे कि नहीं? क्लोरीन हो गया, कितने हो गए? 4। निकिल हो गया 5, जिंक हो गया 6, मैग्नीज हो गया 7 और कॉपर हो गया 8। बोरान, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, निकिल, क्लोरीन, 9 8 17, 9 8 कितने हो गए? 17 हो गए। समझ गए मेरी बात को? ये आपके सूक्ष्म है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है इनको।
समझ गए मेरी बात को? समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है बात? कैसे याद करेंगे? बमो, फेंकू, मंजन, निकलू। समझे कि नहीं मेरी बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी विद्यार्थी को? यह टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक बार विधिवत तरीके से इसको समझ लेंगे, है ना? एक बार और फिर से हम एक बार ऐसे ही रफ्तार में, जैविक खाद वह खाद है जो कि पौधों व पशुओं के सह उत्पाद या अवशेषों से प्राप्त होता है, पहली बात। या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, संरचना को बढ़ाता है ना? क्लियर है बात? और आपकी जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। समझ गए? जैविक खाद के महत्व वही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना। प्रकार एक होता है बल्की, एक होता है आपका कंसंट्रेट। बल्की का मतलब गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद एंड वर्मी कंपोस्ट। और कंसंट्रेट का मतलब खलियाँ जो होती है ना, खलियाँ, मूंगफली की खली, जो भी कह सकते हो आप, है ना? और आपके यहाँ रक्त की खाद, मछली की खाद, हड्डी का चूरा, ये सब हो गया, है ना? फिर तैयार करने की विधि हमने चर्चा कर ली। उसके बाद कौन कौन से केचुआ, सबसे इम्पोर्टेंट एक केचुआ की बात हमने की आपसे, जिसको आइसेनिया फोएटिटा बोला गया, लाल केचुआ जिसको बोला गया। क्लियर है बात? ये सब चीज़ें हम कायदे से पढ़ लेंगे। समझ गए मेरी बात को? जहाँ समझ में नहीं आता अब हमसे चर्चा करोगे। चलो, थैंक यू क्लास।